बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि जो लोग नए नए गोट फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि जी गोट फार्मिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए, स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह के काफ़ी मिले जुले सवालात उनके जहन में होते हैं। खाना क्या खिलाना चाहिए, तो उनमें से एक चीज़ ये भी होती है कि कौन सी बकरियां रखनी चाहिए, बकरियों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। चलें यूं कर लें कि बकरियां रखने का मियार क्या होना चाहिए, गोट फार्मिंग से हम ज़्यादा मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने गोट फार्मिंग किस तरह करनी है। तो गोट फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग जो खूबसूरती के लिए और अपने शौक के लिए गोट फार्मिंग करते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना टारगेट रखा होता है मुनाफा, पैसा किस तरह कमाना है, जो कारोबार के सिलसिले में आते हैं। एक हो गया खूबसूरती अपना शौक पूरा करने के लिए, और दूसरा हो गया कारोबार जो कि मुनाफा कमाने के लिए, जारी बात है। तो अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। जो लोग खूबसूरती पे काम कर रहे हैं तो उनके करैक्टर्स जो होते हैं, उनकी जो खसूसियात होती हैं बकरियों की, उनका जो मियार होता है गोट फार्मिंग का वो और होता है। अब वो लोग ये काम करेंगे, वो देखेंगे कि ब्रीड वो हो जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसके कान बड़े हों, जिसका नाक नुकीला हो, नुकरा हो, जिसका जैसे राजनपुरी ब्रीड ले लें जिसमें खूबसूरती के लिहाज से टॉप ट्रेंडिंग होती है। तो उसके कान जो हैं वो फुल पिंक कलर के हों, कान बड़े होने चाहिए, ठीक है। हाइट बड़ी हो, इतनी हाइट हो, उसका जो सीना है वो इस तरह होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, टांगें बड़ी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, दुम इस तरह होनी चाहिए। तो जो लोग खूबसूरती पे शौक पे काम करते हैं उनका जो मियार होता है, वो जो खूबसूरती की खसूसियात होती हैं वो उनको मियार करते हैं, और इसी मियार की बुनियाद बना के वो फिर उनका रेट लगाते हैं, बकरों का, बकरियों का, उनके बच्चों का, चाहे खरीदते वक्त और चाहे सेल करते वक्त उनका मियार यही होता है। और वो पैसे भरते हैं, जितने पैसे अगर उनको बकरा पसंद आ गया है तो वो जितने पैसे डिमांड करेगा ऊपर नीचे करके उतने वो दे देंगे। और इस तरह बहुत सारे बकरे बिकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और इस तरह बकरियां भी बहुत महंगी बिकती हैं। और जो बकरियां भी बच्चे देने वाली होती हैं, फलां ब्रीडर से इसकी ब्रीड करवाई गई है, तो उसी ब्रीडर के नाम पे वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए वो पहले ही इतनी कीमत पे वो सेल हो चुके हैं। तो बकरी फार्मिंग में एक स्टैंडर्ड है खूबसूरती। इस पे हमने बात कर ली कि ये खसूसियात की बुनियाद पे, खूबसूरती की खसूसियात की बुनियाद पे ये फार्मिंग हो रही है हर एरिया में। अच्छा, ये लोग अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो गोट फार्मिंग हो रही है, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूं तो वो हो रही है कि मुनाफा किस तरह ज्यादा बढ़ाया जाए। जो कमर्शियल, जिसे हम कह लेंगे कमर्शियल गोट फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं, तो उनकी बुनियाद क्या होती है और क्या होनी चाहिए। उनकी बुनियाद यही होती है कि हमारा जो बकरी है वो बच्चा जब देगी, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो उस बच्चे का वजन कितना ज्यादा होगा, ठीक है। वो इस बात पे गौर नहीं करते कि बकरी के कान कैसे, बच्चा जो पैदा हुआ है उसके कान कैसे होंगे, उसका सीना कैसा होगा, उसकी दुम कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होगी, उसके यहाँ पे दाढ़ी जो होगी वो होगी नहीं होगी, सीना कैसा होगा। उनके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। उनके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है जो बच्चा पैदा हुआ है वो सेहतमंद पैदा हुआ है, वो डिस्टोकिया यानी कि मुश्किल से जो बच्चा पैदा होना, जिसकी इंसान की हेल्प के थ्रू, मदद के थ्रू बच्चा निकालना, तो क्या उसे ज़्यादा डिस्टोकिया का इशू तो नहीं बना, बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ है, किसी किस्म का बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ, ठीक है। उसका वज़न कितना है, 10 दिन बाद उसका वज़न कितना हुआ है, 1 महीने पे उसका वज़न कितना हुआ है, ठीक है। ये वज़न के हिसाब से जो सारी खसूसियात चल रही हैं, क्योंकि जब वो बकरा सेल होना है तो वो सबसे ज़्यादा जो उसका मार्केट
मार्केट में जो उसका ग्राहक होगा वो वही होगा जो वज़न के हिसाब से, जो कसाई के रेट के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल एक तो दूसरा था ना खूबसूरती की बुनियाद पे जितना पसंद आ गया वो तो फिर रेट जितना लग गया, ठीक है, जितना ज़्यादा जिसने डिमांड कर लिया, जितना ज़्यादा जो भरने वाला है। यहाँ होगा वज़न का हिसाब कि कितना वज़न ज़्यादा है, बच्चे का बर्थ वेट कितना है, पैदा होने पे वज़न कितना है, 10 दिन बाद कितना है, महीने पे कितना है, जब उसे माँ का दूध छुड़वाया है तब उसका वज़न कितना है, जब उसे इतना वंडा खिला रहे हैं, और पर वीक के हिसाब से या पर डे के हिसाब से जो बच्चा है वो इतना वज़न बढ़ा रहा है। तो हमारा जो टोटल क्राइटेरिया यहाँ पे होगा कि गोश्त कितना है, वज़न कितना बढ़ रहा है, गोश्त कितना ज़्यादा हमें हासिल होगा। अब जो लोग कमर्शियल गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, उन्हें जब गोट फार्मिंग के अंदर एंट्री मारनी है अपनी, तो इन 2 चीज़ों का ख्याल उन्हें ज़रूर रखना है स्टार्ट के अंदर कि आपका जो टारगेट है, क्या वो आपका जो म्यार है वो खूबसूरती है, बड़े नाक, नकोला नाक, बड़ा कान, आंखें, दाढ़ी, दुम, टांगें, क्या आपकी सारा स्टैंडर्ड वो खूबसूरती वाला म्यार है आपका, या आपने अपना पैमाना इस तरह सेलेक्ट किया है। अच्छा, इसका जो कह लें कि डिसएडवांटेज है, जो फायदा नहीं होगा इसका, ये है कि इसका गाह कम है खूबसूरती वाले जानवर का। इसका जो कमर्शियल गोट फार्मिंग आपने करनी है, आप इसमें तब कामयाब होंगे जब आप अपना जानवर बेचना चाहते हैं और ग्राहक उसके फौरन खड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये फार्मिंग बहुत ज्यादा महंगी, और शौक वाले लोग, इसका जो मार्केट में आप एक बकरा लेके आए हैं, लोग सारे कहेंगे जी कितने का लेके आए हैं, 2.5 लाख का, 3 लाख का, हाँ जी आपने लेना है, नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राहक है वो बहुत कम है। ठीक हो गया। तो ये जो एरिया है जो गोश्त के हिसाब से, यहाँ आपने देखना है कि आपने इनपुट कितना दिया है, आपने जो खुराक पे पैसे खर्च किए हैं, जो जानवर पे पैसे खर्च किए हैं, वो फॉर एग्जांपल 30, 35, 40, 45, 50 हज़ार आपका बकरा लिया या बकरी ली है आपने, फिर आपने इतने की उसे खुराक खिलाई है। अब ये जब आप मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो आपको मुनाफा कितना आया है, आपने कितनी खुराक खिला के कितना ज्यादा वजन बढ़ाया है, यहाँ पे आपने इन चीजों पे गौर करना है। तो जो लोग कमर्शियल गोट फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े शौक नहीं करना चाहते, वो इस पोर्शन में आए, वो इस चीज को समझें कि नाक जब जहां गोश्त और वजन माने रखते हों, जब आपका स्टैंडर्ड ये हो, वहां आपको ये स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। उसी के साथ ही कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं या वजन बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। नाक इस तरह का होना चाहिए, कान इस तरह के होने चाहिए, ये वो। तो ब्रीड सिलेक्शन के हवाले से लोग बड़ा वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ब्रीड रखनी है। तो ब्रीड के हवाले से आपको फिर वही देखना है कि जो वजन ज्यादा बढ़ाए, जिसके बच्चों का वजन अच्छा आए, जिसके बच्चे सेहतमंद आए, जिसमें बीमारियां सबसे कम आए। आप लोग क्या करते हैं कि ब्रीड दूसरे एरिया की लेके आते हैं अपने एरिया में, और फिर वो वहां पे आपके एरिया में सक्सेसफुल नहीं होती, वहां पे बीमारियां ज्यादा होती हैं। जो ब्रीड अपने एरिया की लोकल होती है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत ज्यादा होती है। तो इस वजह से अपने एरिया की जो ब्रीड है वो मौसमियाती जो सारे ऊपर नीचे आते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिशें, और जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत रखती है। तो वो ब्रीड रखना बेहतर होता है, बजाय कि आप मतलब आप गर्मी वाले इलाके में रह रहे हैं और आप ठंडे इलाके वाली ब्रीड उठा के गर्मी वाले इलाके में ले आएं, या फिर आप गर्मी वाली ब्रीड जाके ले जाएं ठंडे इलाके में जहां वो मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके और बीमार होके आपके जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो जाया हो जाए। इस तरह कहने का मकसद ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कम रखते हैं वो अपने एरिया की ब्रीड लें और खुराक को समझें कि खुराक कौन सी देनी है, और उनका जो टारगेट है वो होना चाहिए कि बकरा सेहतमंद है, बकरी सेहतमंद है, बच्चे सेहतमंद हैं, और उनका वजन कितनी खुराक के साथ कितना वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि उनका टारगेट हो कि कान और नाक और टांगे और इस तरह ये वाली चीजें। सेहतमंद जानवर हो, वजन अच्छा बढ़ाए, यही गोट फार्मिंग का जो कामयाबी का राज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप इससे डिफरेंट राय रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से इतला दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।